हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सभी? मैं कनिका स्वागत करती हूँ आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, साइकोलॉजी क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, पीएस टेट में कितना आता है, सीडीपी, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो सीडीपी चाहे मैं पढ़ाऊँ कोई भी पढ़ाए, फर्स्ट चैप्टर हमारा यही रहने वाला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर थोड़ा एक बार स्टार्टिंग से हम देखें कि साइकोलॉजी क्या है। हम जब भी चलो सीडीपी भी पढ़ रहे हैं पर हम बोलते तो यही है ना कि साइको पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट? तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करें, साइकोलॉजी है क्या। हम यहाँ पर पहली बात तो पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं जी। ओके, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द जिसको हम पंजाबी या हिंदी में बोल देते हैं मनोविज्ञान, इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी अगर हम इसको सिर्फ शब्द को भी देखें, मनोविज्ञान, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी एंड लोगोस। साइकी माइंड या सोल, लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है जी। ठीक है, फिलोसफी का पार्ट थी, फिलोसफी को साइकोलॉजी की माँ कहा जाता है। ठीक है, बहुत पुरानी, बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री रही है, हम सारी नहीं पढ़ने वाले हैं। पर एक आज के टाइम में साइकोलॉजी क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना पता लग गया कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना वर्ड हो गया ना, साइकोलॉजी क्या है। पर ये तो हमने शब्द का मीनिंग समझ लिया, मनोविज्ञान हम कह देते हैं मन का विज्ञान। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकी और लोगोस दो वर्ड से मिलकर बना है, माइंड, सोल या स्टडी, आत्मा की, मन की स्टडी, ऐसे बोल देते हैं। आज के टाइम में साइकोलॉजी क्या है, आज के टाइम में? ठीक है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, पहले कहा जाता था आत्मा का विज्ञान है। आत्मा क्या है, देख सकते हो क्या आत्मा को? मन, मन क्या है बताओ? चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है? आज हम इसको पूरे एक होलिस्टिक वे में देखते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव का एक्सपीरियंस। एक पर्सन है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, एक पिकनिक पार्टी में गया एक बच्चा और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा है, ये हैप्पी हैप्पी वाली जो ये चीज आ रही है, ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कभी वो सैड एक्सपीरियंस कर रहा है, कभी बहुत उदासी वाला एक्सपीरियंस उसको हो रहा है। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या हो रहा है बॉडी में, इंटरनल प्रोसेसेस ऐसे क्या काम कर रही है जिसकी वजह से उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है? ठीक है, इसकी भी स्टडी है साइकोलॉजी। कौन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो वो हैप्पी हो रहा है, इंटरनल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चे के बिहेवियर पर भी। एक ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ बच्चा नहीं, पूरे ह्यूमन की बात होगी, पूरे मानव जाति की बात हो रही है, यहाँ पर पूरे मानव की बात हो रही है। तो साइकोलॉजी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस की स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की। बिहेवियर, अब बिहेवियर भी बहुत तरीकों के होते हैं। एक ऐसा जो सामने से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बच्चा है गुस्से में है, बहुत शरारतें करे जा रहा है, बड़े गुस्से में रहता है हर बार, ये बिहेवियर जो हमें सामने से देखने को दिखाई दे रहा है कि ऐसा बिहेव कर रहा है बच्चा। ठीक है, ये बिहेवियर। ठीक है, दो तरह के बिहेवियर की बात होती है, ओवर्ट बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर भी देखें तो दो तरह के बिहेवियर की बात होगी जी, ओवर्ट बिहेवियर और कवर्ड बिहेवियर। कवर है छुपा हुआ व्यवहार, अंदरूनी, इंटरनल। एक ओवर्ट, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम सामने से हमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी। ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस। हम आज साइकोलॉजी को एक होलिस्टिक वे में देख रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे, पहले कहते थे सिर्फ आत्मा नहीं। ठीक है, आत्मा तो बात नहीं हुई ना, कुछ आगे बढ़े, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए जिन्होंने कहा, जिन्होंने जैसे स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया, उन्होंने कहा माइंड को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा, एलिमेंट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं माइंड के अंदर, है ना, बहुत सारे मेथड्स भी यूज किए गए। फिर विलियम जेम्स आए, उन्होंने कहा नहीं, माइंड का फंक्शनल यूज क्या है उसकी बात करी, समझने के लिए ह्यूमन माइंड को, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, चेतना, मन। तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए। आज साइकोलॉजी को हम एक होलिस्टिक वे में देखते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी है। हम ऐसे कोई मन गढ़ंत नहीं कह सकते, बहुत सारे मिथ हैं साइकोलॉजी को लेकर कि मन पढ़ लेते हैं, है ना, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक साइंटिफिक स्टडी है। ह्यूमन एक्सपीरियंस की, एक मानव, एक ह्यूमन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक्सपीरियंस के पीछे इंटरनल प्रोसेसेस कैसे वर्क कर रही हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। अगर हम साइकोलॉजी को श्रेय दें एक कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे बना, तो वो हम किसको देंगे? विलियम वुंट को। क्योंकि विलियम वुंट थे फर्स्ट जिन्होंने
लैब इस्टेब्लिश करी जर्मनी में। साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में हम उनकी वजह से देख पाए हैं। समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कभी, ठीक है। तो ओवर्ट बिहेवियर, कवर्ट बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है साइंटिफिक। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। हम कुछ ऐसे नहीं बोल सकते। साइकोलॉजी को हम देख सकते हैं एक नेचुरल साइंस के रूप में भी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? साइकोलॉजी को हम एक यंग साइंस, एक नेचुरल साइंस भी कहेंगे। किसकी वजह से? इसका श्रेय किसको देंगे हम? विलियम वुंट को। विलियम वुंट। समझ में आई बात? साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है। कोई बता सकता है कैसे? सोशल साइंस भी है। समझ में आ रही है बात? सोशल साइंस कैसे? कि कैसे हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय सोसाइटी, कैसे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, समाज का। देखो उसकी भी इसकी बात करते हैं ना, समाज का, कल्चर का, हमारी संस्कृति का, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर कैसे है। सिर्फ इंटरनल प्रोसेसेस ही काम नहीं कर रही है, हमारा एनवायरनमेंट भी है, सोसाइटी भी है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसकी भी स्टडी होती है साइकोलॉजी। एक बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, अभी भी साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस पनप रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम उसमें से सिर्फ एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक लाइफ स्पेन साइकोलॉजी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, बर्थ से लेकर डेथ तक कैसे लाइफ स्पेन हमारा डेवलपमेंट होता है, उसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। वो भी बहुत थोड़ी सी बात सीडीपी में। चाइल्ड डेवलपमेंट, हम सिर्फ बच्चे का डेवलपमेंट, उसकी पेडागोजी को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़ने वाले। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। नेचुरल साइंस क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, उसकी तरह यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, मैथमेटिक्स का यूज होता है। आप कोई भी रिसर्च कर लो, ठीक है, बिना स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, एवरेज, हाँ, मैथ्स यूज होता है। ऐसे ही नहीं कोई टेस्ट बन दिए गए हैं, ठीक है ना, बना दिए गए हैं। अगर आप जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, ठीक है ना, वो आपके टेस्ट लेंगे, ठीक है। दूसरे डॉक्टर आपके कौन सा टेस्ट ले लेंगे कि भी चलो भी बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया, जो भी प्रॉब्लम है, टांके लगा दिए, बहुत सारी, कोई बीमारी आपको हो गई, उसके पर्टिकुलर आपको टेस्ट कराना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग जो आपको करने की जरूरत है, ठीक है। पर अगर डिप्रेशन हो गया फिर तो भी तो टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं? बीडीआई स्केल हो गया, जैसे बड़े सारे और टेस्ट हैं, ठीक है। वो ऐसे तो नहीं बने ना टेस्ट, साइंटिफिकली है, ऑब्जर्व करके। एक वही बात है ना, विलियम वुंट ने ही सबसे पहले इसका इनिशिएटिव लिया, उन्होंने लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी, विलियम वुंट ने, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा इसलिए फेमस हुए, एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी के भी फाउंडर हम इनको कह देते हैं, ठीक है। इन्होंने लैब एस्टैब्लिश करी थी। यहाँ तक क्लियर हुई बात? कभी पूछ लें कब की थी? 1879 में। कहाँ पर? जर्मनी में की पर्टिकुलर लिप्जिंग सिटी में, ठीक है। इतना नहीं वैसे पूछेंगे पीएस टेट वाले तो। समझ में आ रही है? तो हम देखें कि साइकोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है, फिलोसफी से ये आई, अब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया विलियम वुंट ने। पर हम आज इसको एक होलिस्टिक वे में देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ बिहेवियर की स्टडी है। सिर्फ बिहेवियर की स्टडी नहीं है साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम कर रही है, सबके होलिस्टिक वे में आज हम साइकोलॉजी को देखते हैं। उनकी साइंटिफिक स्टडी है, ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं हम कुछ भी कह देंगे, हाँ इसको ये है, ये है, ये है, ऐसे जाओ भाई, नहीं, एक साइंटिफिक स्टडी है। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है, ये भी पढ़ना जरूरी है साइकोलॉजी के लिए, साइंस आनी भी जरूरी है, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर का, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। उसकी नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है साइकोलॉजी के लिए, किसी भी ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो हम साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, उसमें से हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वो भी पूरी नहीं पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी को, हम एक सोशल साइकोलॉजी, एक और ब्रांच हो गई, ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, ठीक है। एक जिसने क्राइम किया है, ठीक है, जो पुलिस है, डिटेक्टिव है, वो क्या देखेंगे कि भी इस पर्सन ने क्राइम किया, उसके सबूत ढूंढेंगे, है ना, कहाँ किया, कैसे किया, हाँ। पर साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? उसका क्राइम के पीछे क्या सिचुएशन थी जो उसने वो क्राइम किया, ठीक है, अंदर के सबूत ढूंढेगा वो, ठीक है। उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं?
एक स्कूल में कोई टीचर है, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर कोई बच्चा वहाँ पर ऐसा दिखेगा जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है? उस दिक्कत का पता लगाने के लिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करता है स्कूल काउंसलर, काउंसलिंग लेगा। जैसे आजकल तो बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो रहे हैं, क्यों? स्कूल में ज़रूरत पड़ रही है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि आगे कौन सा करियर चूज़ करें, वहाँ पर भी काउंसलर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, वहाँ पर भी आपको दिखेंगे, ठीक है, जितने भी एथलीट्स हो गए, उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेज़ और भी हैं जो अभी पनप रही हैं, पर उसमें से अगर हम बात करें, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जी, उसमें से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, वो किसका काम करती है वो? उसमें हम क्या पढ़ते हैं जी? एक बार पेपर में पूछ भी लिया गया था ये। ठीक है? ठीक है? लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट, उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट क्या होता है? यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है? मतलब बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट पूरे लाइफ स्पैन, जब बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ उसने कंसीव, सिर्फ पैदा नहीं हुआ, उससे भी पहले जब बच्चे ने कंसीव किया, वहां से लेकर डेथ तक, जब उसकी डेथ नहीं हो जाती, पूरे लाइफ स्पैन, अगर हम इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें, ठीक है, पूरे लाइफ स्पैन, मान लो यहाँ से आपके लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी। एक सफर ही है जिंदगी, जिंदगी क्या है? एक सफर है, सुहाना, सुहाना है या नहीं, ये बताओ मुझे। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, कैसे होगा डेवलपमेंट हमारा? हाँ, ऐसे बिल्कुल सीधा रेखा में नहीं हम कह सकते डेवलपमेंट। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलते हैं, नहीं, बताओ मुझे। पूरे लाइफ स्पैन, ये आपकी लाइफ स्पैन है, एक जर्नी ही है। पूरे लाइफ स्पैन जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, जब बच्चे ने कंसीव किया, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंजेस, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है या नहीं हो रहा, सोशली कैसे बच्चा हो रहा है, समाज में एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, कहाँ से सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का, नैतिक विकास, हर एक चीज पूरे लाइफ स्पैन, किन किन स्टेजेस में, किस किस दौर से बच्चा गुजर रहा है। ठीक है, जब बच्चा छोटा है, 2 साल का है तब कैसे, 3 साल का है तब कैसे, 4 साल का है तब कैसे, 10 साल का है तब कैसे, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज जो बच्चे के विकास पूरे जीवन पर्यंत काम आ रही है, उसकी स्टडी, वहां उसकी स्टडी पूरी लाइफ स्पैन, साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, लाइफ स्पैन की बात करी जाती है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो उसमें से हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि पीएससेट में आनी है सिर्फ 30 मार्क्स की, राइट। तो ये समझनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीएससेट में तो 30 मार्क्स की आ रही है, पर क्या सिर्फ 30 मार्क्स की आ रही है? क्या बाकी पेडागोजी, अगर आपको सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की हम सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई रट्टा नहीं मारने वाले हैं हम, किसने ये कहा उसने कहा, थोड़ा समझ के करेंगे बातों को, पर सिर्फ क्या, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ रहे हैं सीडीपी? क्या जब आप कल को टीचर बनोगे तब काम नहीं आएगी? अगर आपको पता है पूरे लाइफ स्पैन बच्चा किन किन दौर से गुजरता है, किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस में बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इन्फेंसी में क्या होता है, क्या वो आपके हेल्प नहीं होगी कल को जब आप टीचर बनोगे? आपको अपनी क्लास में जो बच्चे सामने बैठे होंगे, क्या उनको समझने में हेल्प नहीं होगी जब आप ये सब्जेक्ट अच्छे से डीपली पढ़ रहे होंगे? तो होगी ना, ठीक है, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम सीडीपी, सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीडीपी पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 कारण हो गए सीडीपी पढ़ने के, एक तो सिर्फ 30 मार्क्स नहीं दिलाने वाली है, हम कितने मार्क्स दिला देगी? कम से कम 50-60 नंबर तो दिला ही देगी। पेडागोजी पंजाबी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी, जैसे लैंग्वेज एंड थॉट हम करेंगे वो सारी पेडागोजी में काम आएगा, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे वो उसमें भी आ जाती है, सीडीपी में भी आ जाता है क्वेश्चन, पढ़ेंगे, चलो ठीक है ना, समझ रहे हो। तो 30 मार्क्स का तो नहीं हम कह सकते, 50 से 60 नंबर सीडीपी आपको दिला देगी, ठीक है। और कल को जब मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर करके आप जाओगे आगे फ्यूचर में, तब भी आपकी काम आएगी, सिर्फ यहीं तक नहीं काम आने वाली है। तो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने वाले हैं हम। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो कि पूरी लाइफ स्पैन की बात करती है, ठीक है ना, उसके लिए हमें डेवलपमेंट शब्द को भी तो समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट है क्या। तो यहां से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रही है क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट? आई होप जो भी अभी सुन रहे हैं मुझे, सबने बीएड में किया ही होगा, ये चैप्टर तो किया होगा या नहीं? अगर हम बात करें ग्रोथ की, पंजाबी में क्या कहते हैं, वाधा, है ना, पंजाबी विच वाधा। अगर हम हिंदी में बात करें तो वृद्धि, वृद्धि होना, है ना। देखो अभी मैंने बोला कि जब बच्चे ने, जब माँ ने कंसीव किया, तभी से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। सबने ये बातें पढ़ी हैं, पर इसका मतलब क्या? तो डेवलपमेंट में ही आ रही है हमारी ग्रोथ। एक बार हम बात करते हैं जरा, देखो ये बच्चे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं हमें सारे बच्चे, है ना,
हमें साफ-साफ दिख रहा है इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। चलो मेज़र कर लेंगे, एग्ज़ैक्ट पता लगाने के लिए हम मेज़र कर लेंगे जी कितनी हाइट है जी। 4 फुट है, 3 फुट है, 5 फुट है, ठीक है? पता लगा लेंगे या नहीं? मैं कहूँ ये बच्चा बताओ जो साइड में ये खड़ा हुआ है ये बच्चा, हाँ? इसका बुद्धि का विकास कितना हो गया है? देखते बता पाओगे? इसकी समझ कितनी है इसके अंदर देखते बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो 2 तरीकों से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालाँकि डेवलपमेंट में ग्रोथ आ रही है, सबने पढ़ी हुई है ये बातें, इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। ग्रोथ जो बात कर रही है, जो देखते ही पता लग रहा है हमें कि बच्चे की हाइट कितनी है। देखते ही मतलब या तो सिर्फ देखते ही पता लगा पा रहे हैं, जैसे आप मेरे को देखते ही बता पा रहे हो, हाँ, ये मेरे हाथ का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना आपको इतना ही हाथ है मेरा, इतना तो नहीं है, दिख रहा है ना? पर इन हाथों का यूज़ कर मैं कितने अच्छे से गिटार बजा रही हूँ, पियानो बजा रही हूँ, ये तो नहीं मेरे को देख के पता लगा सकते। इसके लिए तो आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा ना मुझे। समझ में आ रही है बात? ये 2 बातें आ रही हैं। 2 तरह के चेंजेस की बात हो रही है। एक जो सिर्फ़ फिज़िकल चेंजेस मेरे बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है? हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ये हमारी फिज़िकल चेंजेस हो गए। ये हमारे किसकी पार्ट है? ये किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की। अब आप इसको ये इंग्लिश वाली ग्रोथ से ना कन्फ्यूज़ करना, क्योंकि जब हम वहाँ पर अगर किसी का बिज़नेस में भी बढ़ोतरी हो गई कोई, हम तब भी कह देते हैं ना बिज़नेस ग्रोथ हो गई उसकी बिज़नेस की, तो वो वाले से कन्फ्यूज़ नहीं करना इस शब्द को। अगर हम सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट को भी अलग-अलग डिसिप्लिन में पढ़ा जाता है, सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते हम, ठीक है? तो ग्रोथ बात करता है किसकी? वाधा, वध रहा है, वृद्धि, हाँ, हाइट, वेट, फिजिकल एस्पेक्ट की। एक बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर नर्स क्या कहती है? हाँ जी, नर्स 4 पाउंड का है जी, 5 पाउंड का है जी, क्या बताया उसने? हाँ, मेजर करा ना कि बच्चे की हाइट इतनी है, बच्चे का वेट इतना है, बता दिया ना 4 पाउंड का पैदा हुआ है बच्चा या 5 पाउंड का हुआ है। हम्म अगर कम का हो जाता, 2 का, 1.5 का, कह देते ना बच्चा कमजोर है। एक ये चीज भी होता है कि इतने पाउंड का तो होना ही चाहिए लगभग। जैसे अगर हम बात करें, एक बार ये पेपर में भी पूछ लिया गया था कि एक न्यूबॉर्न बेबी है ना, न्यूबॉर्न यही से जर्नी स्टार्ट करें ना, डेवलपमेंट को हम ऐसे समझते हैं मैथमेटिकली कि डेवलपमेंट क्या है, पूरे लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं ना हम। ये रहा, मान लो एक बच्चा जब कंसीव हुआ उसका, और उसने जीना है, हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसने 75 साल तक जीना है। चलो यार उसकी एज बढ़ा देते हैं, 85 साल तक जिंदा रखते हैं उसको, समझ रहे हो? ठीक है? तो पूरे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे का? ऐसे हो रहा है जी डेवलपमेंट बच्चे का। थोड़ा सा मतलब समझने के लिए टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं होता, वैसे तो स्पाइरल कहते हैं हम, मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अब बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट और बच्चे की ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालेंगे। समझ में आ रही है? ये हो गया बच्चे का डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है पूरी लाइफ स्पैन हम देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पूरे लाइफ स्पैन देखेंगे। जब कंसीव हुआ माँ को, तभी से बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। फिजिकली तो हो रहा है, ठीक है ना? कहते हैं ना सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर पर तो बड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, मिसकैरेज के रिस्क होते हैं, क्यों होते हैं बताओ? हाँ, पूरे लाइफ स्पैन बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। माँ कैसी, माँ की वाइब्रेशंस कैसी है, माँ के आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसका भी तो इम्पैक्ट होगा बच्चे के ऊपर। ठीक है? माँ खुशी में है, उदासी में है, हाँ, माँ की खुद की साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, आसपास मान लो कि माँ जब रहती है उसके आसपास एनवायरमेंटल कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, पोल्यूशन था, कारखाने के पास वाला उसका घर है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, मम्मी को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कि बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो वो चीज हमें फ्यूचर में जब बच्चा आएगा इस दुनिया में, वहां पर भी देखने को मिलेगा उसका इम्पैक्ट। ठीक है? तो डेवलपमेंट हमारा स्टार्टिंग से ही हो रहा है। हम्म माँ के गर्भ से ही फिजिकली तो हम देख ही सकते हैं, पर प्लेजेंटा के थ्रू जो भी माँ के हार्मोन्स हैं वो भी तो बच्चा कैच कर रहा है ना। माँ के आसपास कैसे साउंड्स हैं, उसकी वाइब्रेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे है, ये सबको भी बच्चा कैच कर लेता है। ठीक है ना? अगर नेगेटिव कहते हैं ना, आसपास का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए 9 मंथ तक जहां पर माँ रहना चाहती है। ठीक है? जो अगर 7th 8th 9th मंथ में, मैंने अभी देखा था, मेरी खुद की भाभी है, वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा ना म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा म्यूजिक इंटरेस्ट था, खुद तो गाना अच्छा गाते नहीं थे, पर उन्होंने 9 मंथ पूरा म्यूजिक सुना अच्छे से, खूब स्ट्रेस फ्री रहे। अब बच्चा जो है उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है काफी, देखने को बहुत हैरानी की बात है, पर है ये चीज। ठीक है? तो इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो? माँ कैसे हार्मोन्स को भेज रही है अपने बच्चे, मतलब भेज नहीं रही, बच्चा कैच कर रहा है उसको। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम पूरे लाइफ स्पैन देखें, जन्म से लेकर कब्र तक, ठीक है ना, ये पूरे लाइफ स्पैन की जो हमारी जर्नी है, इसको हम समझने की कोशिश करें, ठीक है,
तो उसी के अंदर ग्रोथ आ गई। मैंने अभी जैसे पीछे देखा कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, क्या फिजिकल बात होगी यहाँ पर, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे जो बात होगी वो हमारी ग्रोथ होगी, छोटी सी बात बस। समझ में आ रही है? जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी की मैं बात करूं, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो उसकी, ठीक है, लाइफ स्पैन में हम सब बातें पढ़ते हैं कि किस टाइम पर कितना वेट, मतलब जो हमारा कितना वेट होना चाहिए बच्चे का, है ना, कहते हैं ना, अब आपके डॉक्टर्स भी चेक करते हैं कि अगर आप 30 के हो तो आपका वेट तो अंडर वेट हो, आप कह देते नहीं 30 के होने से आपका वेट कम है, ठीक है ना, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज का हमें ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना, कि बच्चे का विकास सही दिशा में जा रहा है या नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट डिले तो नहीं हो गया। मैं कहूँ कि एक बच्चा है यहाँ पर पहुंचा, अभी मान लो ये 0 1 2, ये 2 साल का बच्चा है ना, 2 साल का बच्चा है, ऐसे जा रहा है डेवलपमेंट मान लो, तो 2 साल का बच्चा है, तो इस टाइम तक उसको थोड़ी बहुत 2-3 वर्ड्स ऐसे सेंटेंस बोलने स्टार्ट कर देने चाहिए जिसमें 2-3 शब्दों का यूज हो रहा हो, ठीक है। पर अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स हम ये प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं ना, क्योंकि एक उसकी सिस्टर है वो तो बोलना सीख गई, पर बच्चा नहीं बोलना सीखा, 2 साल का बच्चा, समझ रहे हो, वो यहाँ जाके 3-4 साल में जाके एक बार सीखना स्टार्ट कर रहा है। क्यों? ये क्या हो गया, डेवलपमेंटल डिले हो गया ना, देरी हो गई। क्यों? क्योंकि हम इतना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि इस टाइम तक हम इतनी उम्मीद रखते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल भी है, हम इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम तक उसको बोलना सीख जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेवलपमेंट डिले हो रहा है, ठीक है। ये बात हम कैसे पता लगा पा रहे हैं, ये बात का हम पता कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है इस टाइम तक उसको इतना मेच्योर हो जाना चाहिए था। ये मैंने जो मेच्योर शब्द बोला, मतलब कि डेवलपमेंट के इस सफर पे जो एक मैच्योरिटी है वो एक माइलस्टोन का काम करती है। हम बोलते हैं हमेशा कि मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमारे जो जीन्स हैं, जो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना, वो तो बात समझ में आ गई, उसी की वजह से हमारी मैच्योरिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। पर कैसे मैच्योरिटी को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, मैच्योरिटी जो आते आते ही आती है, आनी चाहिए थी इस टाइम तक, 2 साल के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, परिपक्वता, इतना मैच्योर बच्चा हो जाना चाहिए था कि बोल पे। 1.5 साल का बच्चा इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि अब उसको टुरना, 1 साल के बच्चे को चलना स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर नहीं करा, डेवलपमेंट डिले हो गया। मतलब मैच्योरिटी में, मतलब कि हेरिडिटी, कुछ जीन्स, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हो, जल्दी हो रहा है कोई बच्चा मैच्योर, कोई लेट हो रहा है मैच्योर। डेवलपमेंट मतलब मैच्योरिटी, मतलब जो आते आते ही आती है, हम डेवलपमेंट के अंदर ही समझेंगे ग्रोथ को और मैच्योरिटी को, उसी में ही अंदर, मतलब उसी डेवलपमेंट को हम एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज दी, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस होगी, मैच्योरिटी ग्रोथ उसी के साथ चल रही है। मतलब ग्रोथ की अगर हम बात करें, एक छोटा सा पार्ट हो गया बस वो, क्योंकि ये बात कर रहे हैं फिजिकल एस्पेक्ट की। और अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, हमारी परिपक्वता की, वो हमारी, ठीक है, हाईली रिलेटेड है जीन से। क्योंकि अगर मान लो कि आपको जेनेटिक्स ही अच्छे नहीं मिले, जीन्स ही इतने, जीन्स में कुछ मम्मी पापा को अच्छे जीन्स नहीं मिले थे, बच्चे में भी अच्छे जीन्स नहीं आ पाए, तो बच्चे को जो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, नहीं आ पाई। इस टाइम पर जो हम कह रहे थे इतना फिजिकली मैच्योर बच्चा हो जाना चाहिए, उसमें दिक्कत हो सकती है, पर ठीक ठाक काम चल रहा है तो आ जाएगी। बड़े अच्छे जीन्स हैं तो हम कहेंगे बड़ी जल्दी मैच्योर हो गया बच्चा, अरे वाह बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ना, समझ रहे हो ना। मैच्योरिटी मतलब हम अलग अलग जगह से देखेंगे मैच्योरिटी को, यानी कि एक बार आई और गायब। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चा बड़े अच्छे से बोल पा रहा है, ठीक है ना, मतलब बड़े अच्छे से 2 साल का बच्चा बड़े अच्छे से बोल रहा है ना, मैच्योर हो गया। एक उसका भाई नहीं हो पाया, नहीं है मैच्योर हुआ अभी वो, है ना, ठीक है। प्यूबर्टी आई तो हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज कईयों में 13 साल में आ जाएगी, कईयों में 12 में, कईयों में 14 में, आजकल तो 10 में आ रही है, तो क्या बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो गए, बोलते हैं या नहीं। रिप्रोडक्शन करने का जिन्होंने काम करना था वो ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, फिजिकल तौर पे भी हम मैच्योरिटी को देख सकते हैं। हाँ, आपके अंदर सही और गलत की समझ बड़ी अच्छे से विकसित हो गई है, मोरल डिसीजन अच्छे से आप ले पा रहे हो, हम क्या कहते हैं, हाँ मैच्योर हो गया है, समझ हो गई है इसके अंदर। वही बात अगर हम समझे, मैच्योरिटी मतलब आते आते ही आती है, बायोलॉजिकल तौर पर भी हम देख सकते हैं, मेंटली तौर पर भी हम देख सकते हैं मैच्योरिटी को, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ स्पैन भी देखने को आपको मिल रही है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं, पूरी लाइफ स्पैन की जो जर्नी है, एक हम यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की बात करेंगे, पूरे ह्यूमन की भी नहीं, हम अडल्टहुड वाला पार्ट नहीं पढ़ने वाले। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस भी सेट होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर इसी एजेस में ही एरिक्सन क्या कह रहे हैं, प्याजे क्या कह रहे हैं, कोलबर्ग क्या कह रहे हैं, इन्हीं स्टेजेस की बात करते हैं ना वो, ठीक है। कईयों ने स्टेजेस दी हैं, कईयों ने नहीं दी, हम उनकी थ्योरीज में पढ़ेंगे ये सारी बातें। पर वो एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं ना, बच्चे का डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है या नहीं हो रही।
तो कुछ ज़्यादातर थ्योरी तो इसी से ही आएंगी हमारी, ठीक है। कोई कह रहा है समाज का ज़्यादा रोल है, कोई कह रहा है एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल है, ये सब पढ़ेंगे हम सीडीपी में। समझ में आ रही है बात? मतलब हम एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जो एक छोटी सी ब्रांच है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, मतलब साइकोलॉजी की तो बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें हम जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सीडीपी में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। क्या हम ये बोलने में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी कि डेवलपमेंट इज प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मैच्योरिटी। हमारी जो परिपक्वता है, ठीक है, जो हमारी परिपक्वता है उसकी तरफ क्या है, एक प्रोग्रेशन है। मतलब मैच्योरिटी को हम एक माइलस्टोन की तरह बोल सकते हैं, नहीं? ये बताओ मुझे। हम्म। प्यूबर्टी आई, हाँ जी ये आ गई जी, ये दे 11 साल 10 साल में आ गई जी प्यूबर्टी की स्टेज। हमने क्या कहा, सेक्सुअली ऑर्गन्स जो आपके हैं, आप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो आपके हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया, फिजिकल भी हमें दिख रहा है, पिंपल्स आ गए हैं 17 साल में, 12 साल में, 10 साल में, हाँ ठीक है, मैच्योर हो गया, बोलते हैं नहीं। इतना तो अनुमान लगा सकते हैं ना, स्टेज में आ जाना चाहिए था। एक 9 मंथ का बच्चा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं हम या नहीं कि 9 मंथ में इस बच्चे को आ जाना चाहिए इस दुनिया में। अगर उससे पहले आ रहा है तो क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा पहले आ जाए तो मैच्योर नहीं है ना बच्चा, हाँ प्री मैच्योर पैदा हुआ है जी, कहते हैं ऐसे या नहीं कहते? तभी कहते हैं ना, नेचुरली ओवर द टाइम, एक वक्त आने पर, एक टाइम आने पर मैच्योरिटी, मतलब आते आते ही आती है। देसी भाषा में अगर हम समझे तो मैच्योरिटी मतलब जो आते आते ही आती है। ये एक डेवलपमेंट का जो सफर है उसमें देखने को मिलेगी आपको। हाँ, हाईली रिलेट हमारे हेरिडिटी से करती है, बिल्कुल करती है। अगर आपको ऐसे जीन्स ही नहीं मिले, आप मेंटली मैच्योर ही नहीं हो पाओगे, तो आप क्या डिसीजन ले पाओगे अच्छे से? सही गलत की समझ आपके अंदर आ पाएगी? अगर आपके अंदर आप मेंटली मैच्योर ही नहीं हो पाओ, जैसे कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन हो गया, मेंटली मैच्योर ही नहीं था। उसके आसपास के जो बच्चे थे वो खेल रहे हैं, पढ़ाई में भी हैं, वो अलग बात है, कोई मिल गया वाला जादू मिल गया था उसको। पर वो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर हम डिफरेंस देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ मतलब हम देखते ही जो बता लगा पा रहे हैं, बच्चे की हाइट, वेट, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं जैसे अभी बात करी थी ना, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो गया और कब्र तक चलेगा। क्यों? हम बीच में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो गई, दोबारा सीख लिया, हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो गया। समझ में आ रही है बात? पहले बच्चे धीरे धीरे घर के अंदर ही है, चार दीवारी के अंदर, उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ है, फिर धीरे धीरे जाएगा समाज में, घूमेगा फिरेगा, टकरे मारेगा, हाँ समाज भी उसकी सहायता करेगी डेवलपमेंट में या नहीं करेगी, वो उसकी तो उसके ऊपर बहुत बात करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? वो अलग बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर होते हैं, किसी में की दर थोड़ी कम हो सकती है, किसी में थोड़ी धीरे से हो सकता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? किसी में डेवलपमेंट डिले हो सकता है, उसके पीछे भी उसकी मैच्योरिटी, उसकी हेरिडिटी का रोल हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को समझना चाहें, बस डेवलपमेंट ने अपने अंदर समा लिया है ग्रोथ को भी, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट बात करता है ऑल एस्पेक्ट की, सभी एस्पेक्ट की बात करेगा। ये बच्चे जो दिख रहे हैं, इनके अंदर नैतिकता का विकास कैसे हो रहा है, इनके अंदर सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, ये अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ऐसी चीजें जो हमें देखने से नहीं पता लगेगी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो किसके अंदर आएगी? डेवलपमेंट के अंदर। पर जो हमें दिख रहे हैं, बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, एक्सटर्नल। अब आपको इंटरनल ऑर्गन्स कैसे दिख रहे हैं, चेक करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, दिख जाएंगे ना, दिख तो जाएंगे ना। तो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे डेवलप हुए, बच्चे के बॉडी पार्ट्स। मैं कह रही हूँ जैसे आप मेरे हाथ समझो, ये हाथ, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रुक गई ग्रोथ। अच्छा, ये भी बात यहाँ से निकल आई, ग्रोथ एक टाइम पर आकर जी रुक जाएगी। ग्रोथ स्टॉप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिजिकल ग्रोथ में रुक गए, मेरी हाइट बढ़ सकती है क्या? क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है? आप नहीं, जितना मर्जी जोड़ लाना। मेरे हाथ हो सकते नहीं, बचपन ठीक है, अब हो गया, पहले इतना सा था, नन्ना मन्ना हाथ था मेरा जब मैं पैदा हुई, इतना था इतना था, अब तो नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक गई ना। अगर अब किसी को ये लग रहा हो कि मैम ऐसे कैसे कह रहे हो आप, फिजिकल की अगर बात हो रही है, 70 साल 75 साल के बुजुर्ग के पेट इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर वो उनकी गलती है, उन्होंने कैसी डाइट ली है, उनका कैसा खान पीन रहा है, समझ रहे हो? बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तो नहीं बदल रहा ना उन। समझ में आ रही है? वो एक बीमारी का रूप हो गया मोटापा, तो वो उनकी गलती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
तो जो भी रैंडम चेंजेस होंगे हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आप बीमार हो गए थे, ग्लूकोज की बोतल लगी आपको, उसके कारण आपका पेट फूल जाता, कहते हैं ग्लूकोज के बाद ऐसे स्वेलिंग सी हो जाती है बहुत ज्यादा ड्रिप लगी आपको इसलिए, तो वो रैंडम चेंजेस है, फिर कल को क्या पता कम भी हो जाए, समझ रहे हो, वो चेंजेस नहीं हम इसके अंदर मानेंगे। पर ग्रोथ जो फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करिए, बच्चे की हाइट पहले है छोटी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, एक टाइम पर आकर तो रुक जाएगी ना, हाइट बढ़ती तो नहीं रहेगी हमेशा हाइट हमारी। समझ में आ रही है बात या नहीं? वो फिर अगर वेट की अगर आप बात करोगे तो वो मोटापा वाली बात होगी, बीमारी वाली बात होगी, ओबेसिटी की बात हो गई, वो नहीं, हम इलनेस की बात नहीं हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ फिजिकल नहीं, बच्चे के अंदर धीरे धीरे बच्चा पैदा हुआ, काका मामा चाचा बोलता बोलता एक 1 वर्ड स्टेज आई, 2 वर्ड स्टेज आई, फिर पूरा सेंटेंस बोलना सीखा। अब नई नई लैंग्वेज सीख रहा है बड़ी जल्दी, है ना। कोई जल्दी सीखेगा चलो, कोई कोई लेट सीख जाएगा, पर फिर भी चाहे जो धीरे सीख रहा है तो धीरे विकास हो रहा है, तेज सीख रहा है तो तेजी से हो रहा है विकास, विकास तो हो रहा है ना। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है जो डेवलपमेंट है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम बात करें कि अगर एक बच्चा जब अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, इस दुनिया में आया ही है, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है, तो उसका हेड और बॉडी का प्रपोर्शन की अगर हम बात करें, मान लो ये न्यू बॉर्न बेबी हो, है ना, हंस रहा है न्यू बॉर्न बेबी, हंसता कम है वैसे रोता ज्यादा मेरे को लगता है ना। ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, मेरी ड्राइंग तो ऐसी ही है, प्लीज माफ करना मुझे, पर एक न्यू बॉर्न बेबी है। अब जो उसका हेड और बॉडी प्रपोर्शन है वो कितना होगा ये पूछा जाए तो, न्यू बॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूं, एक न्यू इन्फेंट की मैं बात करूं, तो कितना होता है 1:4। इसका क्या मतलब है जी, एक बार आया हुआ ऐसे ही देखो, ये चीजें भी तो हम पूरी लाइफ स्पैन पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी की नहीं, एक अडल्ट के भी पूछा जा सकता है पेपर में, पर इतना डीप नहीं आएगा पीएस सेट में, पर हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। कितनी बोन्स होती है एक न्यू बॉर्न बेबी की, बताओ मुझे, हमारी कितनी होती है, ये सब पूरी लाइफ स्पैन, हमारा फिजिकल ग्रोथ कैसे हो रहा है, हमारे मेंटली ग्रोथ, हमारा मोरल डेवलपमेंट, हमारी हर एक चीज हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, फिजिकल से लेकर हर चीज। सिर्फ फिजिकल की बात करेंगे तो ग्रोथ में आ गया, ठीक है। तो 1:4 होती है। मान लो कि एक बच्चा किस हाइट के साथ पैदा हुआ है, 48, लेट कर लेते हैं कि हम कितनी है, 48 सेंटीमीटर है जी, बॉडी की हाइट है, तो बच्चे की क्या है, हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर, लेट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं, लेट करने में क्या जाता है। तो इसका मतलब उसकी हेड का हाइट, हेड की कितनी होगी जी 12 सेंटीमीटर, तभी तो 12 4 12 डिवाइड्स बाय 48, 12 4 48, 1:4 होगी। समझ में आ रही है बात। अगर हेड का 13 सेंटीमीटर हेड, तो इसका मतलब 52 होगी, तब भी तो 1:4 ही बना, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है जी हेड समझ में आ रही है, 1:4 होगा नवजात शिशु एक इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। ये पूछा गया है एचसेट में, एचसेट में आता है, पीएससेट में नहीं आता। अब मैं हरियाणा क्यों ना, मैं एचसेट के क्वेश्चंस को ज्यादा बोलती रहती हूँ, पर आते नहीं, पीएससेट में इतना लेवल नहीं है जितना एचसेट का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मतलब पूरे लाइफ स्पैन कैसे बात होगी, ये हमारे यहाँ पर बात होगी। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, हाँ, ग्रोथ स्टॉप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पर डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है जी, चलती ही रहेगी, वूम टू टूम, माँ के गर्भ से लेकर हाँ कब्र तक चलती ही रहेगी जी। एक पर्सन जो अभी मरने ही वाला है, उसको अगर पता लग जाए, जैसे राजा परीक्षित की कहानी सुनी है, पता लग गया था उसको कि वो 7 दिन के बाद वो मरने वाला है जी, उसको 7 दिन के बाद पता लग गया था कि 7 दिन बचे हैं, जी ले अपनी जिंदगी ज्यादा विकास हुआ उसको उल्टा, बहुत कुछ कर दिया, बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया उसको लाइफ के उन 7 दिनों में, जितना पूरी जिंदगी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। एक शैया पर लेटा हुआ एक बुजुर्ग देख रहा है, वो भी एक्सपीरियंस ले रहा है, तजुर्बा ले रहा है लाइफ का, कि यार मैं इन बच्चों के लिए लड़ता रहा, ये जो बच्चे अब मेरी प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, हाँ, वो भी सीख लेके जा रहे हैं इस दुनिया से, इनके लिए लड़ता रहा, जी लेता अपनी जिंदगी लड़ रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी तू ले लियो, मेरे सोने तू ले लियो, मेरा वो ले लियो, मैं इधर बीमार बाप लेटा हुआ हूँ। ऑनगोइंग प्रोसेस है, माँ के गर्भ में भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है और मरने से पहले तक भी हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। और यही जर्नी तो हमने पढ़नी है, यही तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी पूरी लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब देखो मेरी हाइट रुक जाएगी, स्ट्रक्चर, अच्छा यहीं से क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। जैसे मेरे हाथ का स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5, ये मेरा हाथ है जी, हाँ, ये मेरे हाथ का स्ट्रक्चर, सिर्फ हाथ का नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा, है ना, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बताओ, एक स्ट्रक्चर ही तो है। स्ट्रक्चर चेंजेस की बात होगी इसमें, बोथ, वैसे तो हम बोथ ही बोलेंगे, समझने के लिए हम कहेंगे फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं इसमें। फंक्शनल का मतलब समझाओ मुझे, कोई कौन समझाएगा बताओ। फंक्शनल चेंजेस का मतलब क्या होगा,
ये तो स्ट्रक्चर हो गया, पर अब इसका यूज क्या हो रहा है इस हाथों का, कितने अच्छे से चपेड़े मार रही हूँ मैं, है ना, वो यूज हो गया इसका। तो यूज क्या है, समझ में आ रही है बात कि यूज क्या है जी। इन हाथों का यूज मतलब कितनी स्किल है आपके अंदर। बड़े अच्छे से मेहंदी लगाती हूँ मैं, देखते बता पाओगे मुझे, देखते मेरे हाथ का साइज तो आपको दिख रहा है, पर मेहंदी लगाने के तो मुझे ऑब्जर्व करोगे ना बैठ के। मेहंदी कंपटीशन होते क्या करते हैं, जजेस ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें से किसने ज्यादा अच्छे से मेहंदी लगाई है, देखो जी इसको फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, है ना। तो हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो एबिलिटीज हैं, क्या क्या क्षमता है हमारे अंदर, वो किस में आएगी जी, डेवलपमेंट के अंदर, विकास, ठीक है ना। समझ में आ गया। फंक्शनल चेंजेस, जो भी बॉडी का जो भी ऑर्गन है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शनल यूज क्या है, सिर्फ हाथ की बात नहीं करी, हर चीज की। क्लियर हो गया। तो ये फंक्शनल चेंजेस हम रट लेते हैं, स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल है, समझ में आ रही है बात क्या है, ठीक है, बात समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ बात करेगी ओनली फिजिकल एस्पेक्ट पर, थर्ड डिफरेंस हम मान सकते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट पे बात कर रही है ओनली, हाइट वेट ये सब बातें आ गई इसके अंदर, ये ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट मतलब, ऑल एस्पेक्ट मतलब अगर हम मेजर डोमेन की बात करें, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट बच्चे का कैसे हो रहा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे का जी, है ना, मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या, समझ रहे हो ये बात। फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल शारीरिक, मोटर मतलब गत्यात्मक, ये भी तो एक विकास है ना जो बच्चे के अंदर होता जा रहा है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया। फिजिकल एक बच्चा, मैं कह रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी है, 1:4 है उसकी हेड टू बॉडी की रेशो, है ना, मैंने बता दिया। फिर हमेशा तो नहीं इतनी रहेगी ना, चेंज होती रहेगी बॉडी की रेशो, है ना। अच्छा, उसके बाद बॉडी का वेट, ये सब हम देख रहे हैं, वेट इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई, चलो जी हमने कह दिया ये ग्रोथ का पार्ट है। फिर धीरे धीरे उसने फिजिकल एक्टिविटी करनी भी स्टार्ट की या नहीं करी, बताओ मुझे। फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा बच्चा या नहीं करेगा, बच्चा पूरी बॉडी का यूज करके नाच रहा है, कूद रहा है ना, ये भी करेगा। फिर एक दिन बच्चा पेंसिल उठाना भी सीख जाएगा, सीखेगा या नहीं, पूरे लाइफ स्पैन में जब हम बच्चे की जर्नी देख रहे हैं कैसे स्टार्ट हो रही है, हम वो पढ़ना है बस हमने यहाँ पे सीटीपी में, और कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की अगर हम बात करें बच्चे के, तो शारीरिक विकास सिर्फ फिजिकल, इसको ये मत समझ लेना फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ ही हो गया, मतलब ग्रोथ तो है ही है, फिजिकल तो हम देखेंगे हाइट वेट, पर उसी के साथ साथ हमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करवाना है। हम डेवलपमेंट कब कहेंगे, विकास कब कहेंगे फिजिकल हो गया, जब उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है तभी तो कहेंगे ना फिजिकली ठीक है भाई, फिजिकली फिट है बच्चा हमारा, प्रॉपर हाइट अच्छा है, हाँ जी बढ़िया है, कोई विटामिन कोई मिनरल्स उसकी कोई कमी नहीं है बच्चे के अंदर, है ना, समझ रहे हो, कोई बीमारी नहीं है। क्यों करवा रहे हैं स्कूल में योगा डांस क्लासेस, फिजिकली बच्चा फिट रहे, फिजिकल डेवलपमेंट हो, वो आएगा ना उसमें कि बच्चा फिजिकली डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है या नहीं हो रहा, फिजिकली डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर, देखो भी कुछ में नहीं हो पाता ना, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा जी, हमारी दो तरह के स्किल्स हम पढ़ते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, यहां से चलो क्वेश्चन आ जाता है एक आधा, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। मोटर इसमें क्या मतलब, फिजिकल एक्टिविटी, अब बच्चा उठा नाचना स्टार्ट कर दिया उसने, पहले पूरी बॉडी हिलानी उसने सीख ली है, नाचते ना बच्चा, से जंप करता है, जंपिंग कौन सी स्किल्स होगी, ग्रोस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, बिग मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा पेन पकड़ना भी सीख जाएगा, पहले वो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे, है ना, ऐसे पकड़ता है छोटे बच्चा, देखा होगा आपने, फिर हम सिखाते हैं बच्चे देखा ऐसे पकड़ना है, ऐसे, है ना, लिखा ऐसे लिखा कर, धीरे धीरे ये क्या होगा, जब ये हैंड का कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाएगा, ये क्या हम कहेंगे इसको, फाइन मोटर स्किल्स हैं, बच्चे की छोटी मांसपेशियां भी अच्छे से काम कर रही हैं, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, है ना, तो वो किसके अंदर आएगा जी, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। तो ये क्या है, चाहे मैं लिख रही हूँ अभी तो भी एक्टिविटी है, काम तो कर रही हूँ, एक्शन वर्ब है ना, ये भी काम कर रही हूँ मैं, कौन सी मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है इसके अंदर, फाइन मोटर स्किल्स, यही खड़े होकर नाच रही होती है ना, पूरी बॉडी का यूज कर रही हूँ, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद हम देखेंगे अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव का मतलब है क्या है जी, कोग्निटिव का मतलब कोग्निटिव वर्ड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कोग्निशन क्या है, व्हाट इज कोग्निशन, व्हाट इज कोग्निशन, कोग्निशन क्या है, मेंटल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, इस दुनिया में बहुत सारी स्टिमुलाई हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज है जो हमारे पैदा होने से पहले एग्जिस्ट करती है, हम कितनी जल्दी इस नॉलेज को कैच कर रहे हैं, हम कैसे परसीव कर रहे हैं, हमारी सेंसेशन, हमारी परसेप्शन,
हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग कितनी अच्छी होगी, हमारी जिसमें मेंटल प्रोसेसेस का यूज होगा, जिसके अंदर हमारी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंसेशन की, सेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेप्शन का मतलब क्या होता है। सेंसेशन हमारी जो बॉडी की सेंसेस है, ठीक है ना, हमारी आंख है, कान है, टच कर रहे हैं हम, वैसे तो 7 सेंसेस के हम, और भी 5 सेंसेस हो गए, 7 2 इंटरनल भी होते हैं ठीक है, काइनेस्थेटिक हो गया जैसे। अब हम कैसे मतलब सेंसेशन, मतलब मेरी आंखों ने वो लाइट देखी, मेरी सेंसेस ने क्या करा, एक इंफॉर्मेशन ले ली बस, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंसेशन हुई मुझे। एक न्यूबॉर्न बेबी है ना, सेंसेशन हो जाती है उसको भी, है ना, जैसे आया, निकला माँ के गर्भ से बाहर, लाइटें लाइटें जल रही हैं सारी जगह, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा बड़ी शांति में, बड़े आराम से अंधेरे में था, और एकदम से तुमने लाइटें जला दी आते कि, तो क्या है यार लाइटें जला दी हैं। हालांकि उसको बिल्कुल, एक न्यूबॉर्न बेबी को बिल्कुल, जो 3-4 महीने तक तो उसको वैसे ब्लैक एंड व्हाइट ही लगता है दुनिया, जो बच्चे को दिखती है ना। हम बच्चे को पिंक कलर की ड्रेस पहना रहे हैं, बेबी गर्ल होगी, मैं भी पिंक पहन रही हूँ, बेटी तू भी पिंक पहन, वो कह रही है मेरे को जो मर्जी पहना दो, मैंने थोड़ा दिसदा पे है ना। वो तो बाद को बड़ी होगी, बाद में फोटो में देखेंगे, अच्छा पिंक बनाई थी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं दिखता था 3 महीने तक ठीक है, तो सेंसेशन तो हो रही है ना, आइज देखा उसने लाइट को, सेंसेशन इतनी नहीं होती। अभी जो चश्मे लग रहे हैं, चलो सब कारण मैं ये भी नहीं कह सकती सारे यही कारण है, पर अगर उसको कुछ टाइम तक ले अंधेरा ही दिखे ना, बाद में भी आने के बाद, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेंसेशन की अगर हम बात करें, सेंसेस से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हो गया सेंसेस। अब प्रिसेप्शन, उसके लिए भी तो मिली ना इंफॉर्मेशन, हाँ, ब्रेन तक सिग्नल तो पहुंच रहे हैं नहीं, हाँ। प्रिसेप्शन की अगर हम बात करें, अब मैंने सेंसेशन का क्या मीनिंग निकाला, जो भी सेंसेस से मैंने इंफॉर्मेशन ली, उसका मैं क्या मीनिंग निकाल रही हूँ, दैट इज प्रिसेप्शन। कि मतलब मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखा, सामने एक लड़की जा रही है, ठीक है ना, मेरी सेंसेस ने उसको देखा, अब मैं उसको देखकर क्या मीनिंग निकाल रही हूँ, ठीक है, कैसी है वो, उसको मैंने परसीव किया, आज उसने इयररिंग्स नहीं डाले, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, किस प्रोसेस का काम होगा यहाँ पर, मेंटल प्रोसेसेस वर्क कर रही है ना हमारी, जो भी हम परसीव कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग, हमारा सोचना, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटीज, ये सब हमारे किसका पार्ट होगा, हमारे कॉग्निशन का, हमारे मेंटल प्रोसेसेस का। और इसी को जानने में, इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये जो कॉग्निशन है, ये मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम कर रही हैं। अगर हमें एक नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट करनी है, नॉलेज का निर्माण भी हो रहा है, तो भी कॉग्निशन प्रोसेस यूज हो रही है हमारी लर्निंग के लिए भी। अब आज यही तो देखना चाहते थे, प्याजे यही देखना चाहते थे कि बच्चे के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं बोधात्मिक विकास, कि वो कैसे होता है। हम्म, अपने ही 3 बच्चों पर उन्होंने ऑब्जर्व किया, 3 बच्चों को, और देखना चाहा कि कैसे होता है बोधात्मिक विकास। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में होता है, चलो उनके अकॉर्डिंग, पर उनकी थोड़ी लिमिटेशन है, वो एक लिमिट लगा रहे हैं स्टेजेस के बीच में, है ना। ठीक है, कि भी बस 7 से 12 साल में ही लॉजिक आएंगे जी, उससे पहले आ ही नहीं सकते। 2 से 7 साल का बच्चा है, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं आएगी उनके अंदर, प्याजे कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करा, फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज निकाली। ठीक है, चलो कभी करेंगे प्याजे की थ्योरी तो बात करेंगे। मतलब कोग्निशन का मतलब सेंसेस, सेंसेशन, परसेप्शन, है ना, थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी बात होगी वो हमारी कॉग्निशन के अंदर है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये भी तो होगा। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, पूरे लाइफ स्पैन बच्चे की जर्नी कैसे जा रही है, पूरे लाइफ स्पैन अगर हम देख रहे हैं, तो कैसे बच्चे की जर्नी है, मतलब इसमें किस टाइम पीरियड पे कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सबके अलग अलग हो सकती है, नहीं सबकी सेम तो नहीं होगी ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, ये हमने आगे भी लिखे हैं कुछ। ग्रोथ समझ में आया, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, फिजिकल चेंजेस की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, मेन डिफरेंस अगर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर, है ना, जैसे मेरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ये मेरे हाथ का स्ट्रक्चर हो गया, दिख रहा है। ठीक है ना डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हमारी जितनी भी स्किल्स हैं, हमारी एबिलिटीज, हमारे फंक्शनल चेंज, वैसे तो हम बहुत बोलेंगे क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट में ही समा जाती है जी। ठीक है ना, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट के अंदर। समझ रहे हो, एक न्यूबॉर्न बेबी है, अब चलना सीख गया, एक बच्चा फर्स्ट आ गया, पकड़न पकड़ाई खेल रहा था, है ना, रेस में फर्स्ट आ गया, दूसरा सेकंड आया, एक आया ही नहीं, हार गया। ठीक है ना, नहीं है डेवलपमेंट उतना अच्छा जितना उसका है जो फर्स्ट आया होगा, सेकंड आया होगा, है ना। तो आपकी पर्टिकुलर एक, ये भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, पर्टिकुलर किसी में किसी कोई कोई स्किल हो, दूसरे बंदे में कोई स्किल्स हो, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक नैरो टर्म होगी, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, हाइट, वेट,
समझ में आ गई बात। और डेवलपमेंट की बात करें तो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी, लाइफ स्पैन में मानव की पूरी पर्सनैलिटी कैसे होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, आएंगे या नहीं। हमारा काम क्या है कि हम क्या चाहते हैं एज अ टीचर, हम पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, यहाँ तक हमें क्लियर होनी चाहिए बात। सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, समाज में अडेप्ट अपने आप को कितनी जल्दी कोई पर्सन कर लेता है। घर में तो बस पहले उसको मम्मी दिखी 2 साल, अब जाएगा बाहर निकलेगा, ठीक है, तो कैसे रिश्ते बनाएगा, आसपास के लोगों के साथ कैसे अंतःक्रिया करेगा, मतलब इंटरेक्शन करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, कितनी अच्छी सी वो कर पा रहा है। कहीं नहीं भी कर पाएंगे, है ना। तो जो कर पा रहा है, जो जितने अच्छे से कर पा रहा है, उसको उतना ही ज्यादा सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, अपने इमोशंस, शुरू का बच्चा अभी बोल नहीं सकता, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये ले मेरी बोल, बोल उसने किसी दूसरे बच्चे ने बोल ले ली उससे, ओ फिर मेरी बोल कहाँ गई, गुस्से में बोलेगा, ले लेगा। अगर बोल नहीं सकता तो फिर गुस्से के रूप में अपना इमोशन दिखाएगा। इमोशन क्या होता है, इमोशन, अंदर से बाहर की ओर गति, क्या चल रहा है आपके अंदर, वो चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, भावनाएं, इस पे भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट को समझना चाहें तो हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, इम्पैथी। इम्पैथी क्या होता है बताओ। देखो जब भी हम बात करते हैं ना, कभी लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, कि यार तू ना मेरी जगह होकर देख एक बार, ठीक है, तो तेरे को समझ में आती बात। कहते हैं नहीं, तू मेरी जगह होकर नहीं देख पा रहा, यही तो बड़ा मुश्किल है देखना। एम्पैथी मतलब अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी समझ पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, इस जगह पे होता तो क्या होता, दूसरे को फेस रीड कर पा रहे हैं, हाँ यार ये इस वक्त प्रॉब्लम है, मेरे को भी चुप रह जाना चाहिए, मेरे अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए। काउंसलर के अंदर तो होनी चाहिए, हमें सिखाया जाता है कि यार एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है, गुड काउंसलर अगर आपको बनना है तो, ठीक है। इमोशनली डेवलप आप खुद भी तो होंगे, तभी तो सामने वाले क्लाइंट को आप ठीक करोगे या नहीं, बताओ मुझे, ठीक है। तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल, सोशल, मेंटल, हर एक एस्पेक्ट की यहाँ पर बात हो गई। ओवरऑल चेंजेस की यहाँ पर बात होती है डेवलपमेंट में, ठीक है। सॉरी, वही बात हो गई कि क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटी, मात्रा, पता लगा दो कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, बॉडी के ऑर्गन का साइज कितना है, अल्ट्रासाउंड से चेक करा लो, नहीं तो वैसे मेजर कर लो, पता लग जाएगा ना। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव मतलब हम बोथ ही मानेंगे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटी, स्किल्स, एबिलिटीज, सब कुछ आएगा इसके अंदर हमारा, ठीक है। अब ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज रिच्ड, इस बात का क्या मतलब है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहेगी ना ग्रोथ। मैंने कहा ना, मेच्योरिटी एक माइलस्टोन की तरह काम कर रही है एक जीवन में, जो हमारी ये क्या है, एक जर्नी है, डेवलपमेंट एक जर्नी है, जिसमें बड़े सारे उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट एक जर्नी है हमारी, उसमें जो मेच्योरिटी है वो एक लाइफ माइलस्टोन का काम कर रही है। हाँ, अब आप हो गए हो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ठीक है जी, अब नहीं आपका वेट, हाइट नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बातें नहीं। अगर बाकी आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा जो वेट हो रहा है, बीमारी के रूप में जो दिख रहा है, वो नहीं हमारा ग्रोथ के अंदर आएगा, ये समझना जरूरी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक नेचुरल वे से, जो हमारे जीन्स से एक नेचुरल वे से हमारी हमें मिल रही है, वो हमारी क्या है, हेरिडिटी है, मैचुरेशन है। समझ में आ रही है बातें नहीं, ठीक है। प्यूबर्टी आई, ये लाइफ स्पैन में आपके पास क्या आई, प्यूबर्टी आई। हाँ जी, प्यूबर्टी आ गई, मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या है, मेच्योर हो गए हैं। प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी आई, हाँ अब आप बोल पा रहे हो, 2 साल के हो गए, आपके अंदर लैंग्वेज अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि आप मेच्योर हो गए हो अब बोलने के लिए। समझ में आ रही है, सही गलत का डिसीजन लेने लग गए हो, बड़े अच्छे से ले पा रहे हो, आप इतने मेच्योर हो गए हो, ठीक है ना। मेच्योरिटी हर जगह यूज कर रहे हैं हम मेच्योरिटी शब्द को, ठीक है, परिपक्वता। पर वही हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हेरिडिटी के साथ ज्यादा रिलेट, हेरिडिटी से ही नहीं हमें अच्छे जीन्स मिले, सोचने समझने की शक्ति पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। पीछे से रोल तो सारा जीन्स का ही आ गया ना हमारा, ठीक है, ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक पर्सन वो समाज में इतना घुला मिला रहा है, इतना ज्यादा उसने समाज से एक्सपीरियंस लिया है, तो वो भी जल्दी मेच्योर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसके अंदर भी मेच्योरिटी काम कर रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छे से, आप कोग्निटिवली मॉरल रीजनिंग को लेकर डेवलपमेंट करते हो, मॉरल डेवलपमेंट आपके अंदर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे बात। तो हर चीज में हम मेच्योरिटी को देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट को हम अलग अलग, हम एक एज अ
हमें क्या करना है, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है बच्चे का, कि भी किसी भी एस्पेक्ट में बच्चा पीछे ना रहे। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सामाजिक विकास, समाज में उठना बैठना, समाज में अपने आप को अडेप्ट करना, वो किस में आएगा जी, सोशल में। जो सोशली बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से रिश्ते बना लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, समझ रहे हो, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चेक होती है। ठीक है। ईक्यू, ईक्यू सुने क्या होता है, इमोशनल क्वोशंट। सिर्फ हम इंटेलिजेंस को नहीं चेक कर सकते, ईक्यू भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है। तो अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो सामाजिक विकास, ठीक है ना, कितने अच्छे से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से हम समाज में एडजस्ट हो पा रहे हैं, समाज की नॉर्म्स में अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वो हमारा सामाजिक विकास हो गया। पर ये सब इंटर रिलेटेड है। मैं कहूं कि एक बच्चा इमोशनली ठीक नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, वही नहीं उसका अच्छे से हो पा रहा, इमोशंस ही कंट्रोल करने उसको औखे लगते हैं, या कोई ट्रॉमा हो गया, एंग्जाइटी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। ठीक है। हम्म। तो क्या मुझे बताओ, अगर वो अनहैप्पी है बहुत ज्यादा इमोशनली, अगर वो बहुत परेशान है, ठीक नहीं है, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा, समाज में एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी इसको? 4 रिश्तेदार भी आ गए ना, गुस्सा आने लग जाएगा। गुस्सा क्या है, इमोशन, आएगा या नहीं आएगा, ये सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट हमने समझ लिया, फिजिकली भी आपको फिट रहना है या नहीं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए विटामिन की, हार्मोन्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, है ना। मोटर डेवलपमेंट का मतलब, इसमें भी हमने पढ़ा ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स, है ना। बच्चे की फिजिकली कितने अच्छे से एक्टिविटी कर पा रहा है, उतना ही ज्यादा उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मोटर मतलब गति, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कितने अच्छे से योगा एक्सरसाइज हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि फिजिकली फिट रहे बच्चा, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा। स्कूल में तो हम देख रहे हैं ना, होलिस्टिक एनईपी ने लिख दिया 360 डेवलपमेंट, मतलब क्या है इसका, हमें करवाना है ना बच्चे का। योगा टीचर्स क्यों लगा रहे हैं, अभी भी वैकेंसीज निकली हुई थी ना बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, कि बच्चे की कोई कमी ना रह जाए, फिजिकली भी बच्चा क्या हो, फिट हो। सोशल प्लेग्राउंड में बच्चा, वेगोस्की की अगर हम बात करें, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, वो कि ग्रुप वर्क दो बच्चों को, प्रोजेक्ट दो, बच्चे ग्रुप में काम करें, ग्रुप में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, है ना। तो क्या होगा उससे, एक दूसरे के साथ एक सहयोग, आपसी सहयोग की भावना पैदा होगी या नहीं होगी, सोशल डेवलपमेंट होगा। कोऑपरेशन करेंगे वगैरह, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, है ना, तो सोशल डेवलपमेंट होगा। अकेले ना क्लास में बैठे रहे ऐसे, तुम खेलो भाई जो करना है, कहीं तो बिल्कुल अकेले रहते हैं, सोशली हो ही नहीं पाते। सामाजिक विकास भी तो जरूरी है या नहीं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या आ जाएगा, कोई किसी के अंदर, एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, एक ने प्रॉब्लम 5 मिनट में सोल्व कर दी, दूसरा 2 घंटे से बैठा हुआ है, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम मैं नहीं सोल्व कर पा रहा। ये जो प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी है, वो भी सब में सेम तो नहीं होगी ना, किसी में ज्यादा है तो ज्यादा हो रहा है उसका, अच्छे से हो रहा है डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब पूरे लाइफ स्पैन हम बहुत सारे डेवलपमेंट को देख रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट से देख रहे हैं। अब इन्हीं की बात प्याजे ने करी, प्याजे की अगर हम बात करें कि बच्चा सेंसेस से सीखता है, छोटा बच्चा सेंसेस के थ्रू कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसका। वेगोस्की कह रहे हैं कि बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में समाज का भी तो योगदान है या नहीं, समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भी खुद से एक चार दीवारी, खुद से दीवार सिर्फ पीटने के बजाय तुम एमक्यू की हेल्प ले लो, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हमसे ज्यादा आता हो उसकी हेल्प ले लो, वो भी आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेंगे, वेगोस्की कहते हैं। हम्म। समझ में आ रही बात है नहीं? ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, कोलबर्ग ने इसकी बात करी ज्यादा, वैसे तो पहले प्याजे भी बहुत इंटरेस्टेड थे, प्याजे भी बहुत इंटरेस्टेड थे जानने में बच्चे मोरालिटी को लेके कैसे डिसीजन लेते हैं। प्याजे ने तो ये कहा कि बच्चा जैसे जैसे मेच्योर होगा, बच्चे का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, पर्टिकुलर ये टाइम आएगा तो बच्चा ये चीज सीख ही लेगा, है ना। तो मोरालिटी को लेकर भी उन्होंने बात करी है, प्याजे की बात मैं कर रही हूँ, जनरल बात नहीं कर रही। ठीक है। तो मोरालिटी, नैतिकता वाला, सही और गलत की समझ, राइट और रॉन्ग की समझ। अब देखो ये इंटर रिलेटेड है ना, अगर आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपका डिसीजन मेकिंग पावर में दिक्कत आ रही है, तो मोरालिटी को लेकर डिसीजन लेने में, सही गलत की समझ में, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। वो अच्छे से ले पा रहे हो तो ये भी अच्छे से ले पाओगे। इम्पैक्ट कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ इम्पैक्ट करता है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो राइट रॉन्ग, बट क्या मैंने बता दिया एक बच्चे को कि सच बोलो, सच बोलना नैतिकता, क्या हमेशा सच बोलना ही नैतिकता होगी? ये नैतिकता का पाठ हम पढ़ा देते हैं बस, क्या यही नैतिकता है? नहीं ना। किस सिचुएशन में क्या सही है, किस सिचुएशन में क्या रॉन्ग है, उसको हम कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो मोरल वैल्यूज हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, हमें अपने टीचर से मिली है,
ठीक है ना? उसको बेस मानकर हम कितने अच्छे से डिसीज़न ले पा रहे हैं। एक वक़्त आने पर एक सिचुएशन, जैसे हम बात करें हाइंस एंड डिलेमा की, एक्सपेरिमेंट जो कोलबर्ग ने एक मनगढ़ंत सी कहानी सी सुनाई है हाइंस डिलेमा वाली, अपने जिनसे इंटरव्यू लिया कि एक सिचुएशन दे दी कि बताओ आप इस सिचुएशन पे होते तो आप कैसे डिसीज़न लेते? एक पर्सन है हाइंस, उसकी बीवी बीमार है, पैसे हैं नहीं उसके पास, दवाई एक जगह से मिल रही है, क्या करे वो? चोरी करे या नहीं? चोरी करना नैतिकता नहीं है, चोरी करना गलत है भई, पाप है, चोरी नहीं करनी। मरने दे अपनी वाइफ को, क्या करे वो बताओ? एक सिचुएशन रखी सामने, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो उस सिचुएशन पर बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे मेल स्टूडेंट ज़्यादा ही थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि आप बताओ मोरालिटी को लेके आप कैसे डिसीजन लोगे? क्या सही है, क्या गलत है? कुछ बच्चों ने कहा, यही तो नैतिकता बता रही हूँ ना, कैसे काम कर रही है। कुछ बच्चों ने कहा कि भई हाइंस को तो चोरी कर लेनी चाहिए, मुझे तो लगता है। क्यों कर लेनी चाहिए हाइंस को चोरी? हुँ? क्योंकि हाइंस को चोरी करेगी तभी तो उसकी वाइफ उसको खाना बना के देगी। ये उसकी रीज़निंग है। वो इसके पीछे ये रीज़न दे रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चों ने कहा कि हाँ, हाइंस को चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचा लेनी चाहिए। बेशक उसके पास पैसे नहीं है, पर वाइफ को मरने नहीं देना चाहिए, वाइफ की जान बचा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर उसने वाइफ की जान बचाएगी तभी तो उसको खाना बना के देगी वो। फिर कोलबर्ग ने किसी दूसरे बच्चे से पूछा, हाँ जी बेटा तू ही बता दे, जान बचानी चाहिए हाइंस को अपनी वाइफ की या नहीं, मरने देना चाहिए? बच्चे ने कहा नहीं, नहीं, रूल इज़ रूल। ठीक है, चोरी करना गलत बात है, मेरी मम्मी ने तो मेरे को सिखाया था कि चोरी करना गलत है, नहीं, नहीं, सज़ा मिलेगी हाइंस को तो, नहीं, नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी बच्चे ने कहा कर लेनी चाहिए चोरी। अच्छा, क्यों करनी चाहिए? ये जो रीज़न पूछा कि क्यों करनी चाहिए, मतलब ये क्या कहलाएगी हमारी मोरल रीज़निंग। आप नैतिकता को लेकर क्या आंसर दे रहे हो, क्या रीज़न कर रहे हो कि हमारी मोरालिटी हम इस आपकी मोरालिटी तय हो रही है उससे। कितनी मोरालिटी के पीछे आप रीज़न क्या दे रहे हो, वो मोरल रीज़निंग कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, पूछा जी, हाँ, आप बताओ, करनी चाहिए चोरी या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा जी बेटा बताओ क्यों करनी चाहिए? कोलबर्ग ने पूछा, आप कह रहे हो करनी चाहिए चोरी, क्यों करनी चाहिए? करनी चाहिए तभी तो वो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा। इन बच्चों ने ये रीज़न दिए। मतलब उनका रीज़न किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? उनकी मोरालिटी क्या है? उनके रीज़न से उनकी जो मैच्योरिटी है उसका भी तो पता लग रहा है ना, कितने मैच्योर हो गए हैं वो डिसीज़न लेने के लिए। ठीक है? तो कह रहे हैं सिर्फ इसलिए चोरी करनी चाहिए क्योंकि हाइंस एक अच्छा हस्बैंड साबित हो जाए। फिर तो थोड़े से बड़ी उम्र के थे, उन लोगों से पूछा, और मेल स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि बेशक समाज एक्सेप्ट नहीं करती, बेशक समाज का ये रूल है, पर इस रूल को ब्रेक कर देना चाहिए। वो कैसा रूल जो किसी की जान ले ले? उनकी मोरालिटी का लेवल इतना था। पर कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हाइंस की वाइफ नहीं, जब कोई और भी होता है ना हाइंस को, तो उसके लिए भी चोरी कर लेनी चाहिए, अपने से बियॉन्ड सोचना चाहिए। ये सब हम वैसे कोलबर्ग की थ्योरी पे भी पढ़ेंगे अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है? मतलब ये जो थे आंसर्स जो दिए, इसको मोरल रीजनिंग कहेंगे। और सही गलत की जो समझ है हमारी, किस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, वो चीज जितनी अच्छी हमने डिसीजन लिया आज तक लाइफ में, उतना ही अच्छा हमारा क्या हुआ है, इसका मतलब 100 में से, मतलब हमारा 100 में से 90 केसेस में आपने अच्छे ही डिसीजन लिए हैं, वो आपको उतना मोरल डेवलपमेंट है। आपने 95 आंसर्स आज तक सही दिए हैं, उतना मोरल डेवलपमेंट है आपका। समझ रहे हो? कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप बड़े हो गए, यार मैंने गलत सोचा था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया था ना, उस टाइम नहीं हुआ होगा आपको मोरल डेवलपमेंट। तो पूरी लाइफ स्पैन की जर्नी है ना हमारी। हम इस पूरी जर्नी में कैसे हमारा मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरी जर्नी है आपकी, है ना? ये पूरी जर्नी है आपकी। ठीक है? इस जर्नी में इस स्टेज पर, ये जो आप 60 साल में पहुंच गई, यहाँ आकर भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, लैंग्वेज सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। फॉरेन में तो वो ट्रेंड है, 60-60 65 साल के लोग भी पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, वैसे तो ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हो? तो कोई उम्र तो नहीं है ना, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, अच्छी उम्र, हाँ, वैसे ये भी बात है कि सबसे क्रिटिकल एज हम कहते हैं 2 से 6 साल है। एक नई लैंग्वेज एक्विजिशन सबसे अच्छी काम कर रही है। जो नया-नया बच्चा लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहा है। पर फिर भी उम्र तो नहीं है ना, नई लैंग्वेज सीखनी है, हम अभी भी तो सीख सकते हैं। टाइम लग जाएगा हमें नई लैंग्वेज कैच करने में, कोई बात नहीं। ठीक है ना? अब लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या है? भाषा का विकास। कइयों में बहुत अच्छा होता है, कइयों में नहीं। कइयों में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। समझ रहे हो ना? विकास में अगर हम बात करें सबका एक ही दिशा, एक ही गति से थोड़ी ना होगा, सबका बराबर नहीं ना। कई बड़ी जल्दी लैंग्वेज को कैच कर लेते हैं। आज 5-5, 6-6, 7-7 भाषा को जानते हैं कई, है ना? फ्रेंच भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है ना? समझ रहे हो? अब किस टाइम पर कितने अच्छे से हम अपने शब्दों को यूज़ कर पा रहे हैं। हमें आती है लैंग्वेज, हमने रूल सीखे हुए हैं, पर हम क्या उसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर पा रहे हैं, वक़्त आने पर काम भी कर पा रहे हैं। ठीक है?
ये सब हम पढ़ा है ना गार्डनर में भी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है कईयों के अंदर, वकील हो गए जैसे, है ना, कितने अच्छे से शब्दों का, लैंग्वेज का, वर्ड्स का यूज करते हैं वो, समझ रहे हो। तो ये भी धीरे धीरे होता है बच्चे के अंदर। अगर हम सबसे अच्छी एज माने तो 2 से 6 साल हो गई। ठीक है, इसमें भी रेट अलग अलग हो सकता है, विकास का रेट, विकास की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। वही बात घूम फिर कर, बच्चे की हेरिडिटी, बच्चे का इन्वायरमेंट। किसी बच्चे की हेरिडिटी अच्छे जीन्स मिले हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया तो डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। हेरिडिटी नहीं अच्छी मिली, बिल्कुल बेकार, घटिया, 1 नंबर की जीन्स बहुत बेकार मिले हैं, ऊपर से वातावरण भी नहीं ठीक मिला, एक गरीब फैमिली में पैदा हो गया, आसपास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे होगा उसका डेवलपमेंट, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो डेवलपमेंट को अगर हम समझे, हम कहते हैं कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब है, हम H प्लस ई क्यों नहीं करते, H माइनस ई क्यों नहीं करते, क्या मतलब है H मल्टीप्लाई ई का। क्योंकि हम जो भी हैं हम इसी का ही रिजल्ट है बस, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का। ठीक है, हेरिडिटी को छोड़कर जो बचा एनवायरनमेंट, बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल गया, एक को नहीं मिला, ठीक है, एनवायरनमेंट तो सबको सेम जैसा नहीं मिलेगा ना। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया, जीन स्ट्रॉन्ग मिले हैं तो भी नहीं हम उतना ग्रो कर पाएंगे। हेरिडिटी आपको बहुत अच्छी मिली है पर आपको पुअर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, फिर भी इम्पैक्ट तो करेगा, इम्पैक्ट तो करेगा या नहीं। मतलब अगर हम इन शॉर्ट समझना चाहें तो जो हेरिडिटी है वो एक बीज की तरह है। मान लो मैंने एक भिंडी का बीज बोया, ठीक है ना, बीज, अब ये बीज है, वो पौधा बनेगा या नहीं, ट्री बनेगा या नहीं बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट पर करेगा या नहीं। हमने सनलाइट लगाई, वाटर दिया इसको, तो बड़े अच्छे से पेड़ बन गया, ये है ना, ये बीज है, ये नरिश हो गया और एक पेड़ बन गया। फिर तो आप कह रहे हो इसका मतलब मैम एनवायरनमेंट का ही रूल है तभी तो बन गया। चलो देते रहो, सनलाइट दे दो, वाटर दे दो, बीज ही ना हो नीचे, फिर समझ रहे हो, दोनों का ही रोल है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी वैसे तो डिबेट है, कुछ लोगों ने तो सिर्फ एनवायरनमेंट को ही ज्यादा माना, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। अगर हम जेबी वॉटसन की बात करें, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट का ही रोल सबसे ज्यादा है जी, आपके जो मर्जी जीन्स हो, जैसा मर्जी हो। ठीक है, उनका एक कोट है, वो एक बात है जो उन्होंने बोली उनका एक थॉट है ये, कि उन्होंने बोला कि जैसे मर्जी जीन्स के साथ बच्चा पैदा हुआ हो, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बस हमने स्टार्टिंग से एनवायरनमेंट इतना अच्छा दे देना है। मान लो आप चाहते हो एक बच्चा, एक नया न्यूबॉर्न बेबी मेरे पास लाओ, जो मर्जी जीन्स के साथ वो पैदा हुआ हो, आप बोलो बस उसको डॉक्टर बनाना है, मैंने शुरू से डॉक्टर वाला उसको देना है। एक हेल्दी बच्चा ले आओ बस, ठीक है ना, जीन्स वगैरह जैसे भी हो, समझ रहे हो। चोर बनाना है तो चोर वाला एनवायरनमेंट शुरू से दे देंगे, है ना। एनवायरनमेंट का रूल उन्होंने ज्यादा बताया, पर ये डिबेट है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट डिबेट, नेचर नर्चर डिबेट। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम बहुत सारी डिबेट्स भी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिबेट्स। ठीक है, बहुत सारी डिबेट्स हम पढ़ते हैं। वैसे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस ही होता है, हालांकि वो डिबेट में हमने पढ़ा जरूर है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, क्योंकि हेरिडिटी, कुछ चीजें हेरिडिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक है, हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे को अपनी, मेरी आंखों का कलर नहीं पसंद आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो ग्रीन आइज चाहिए थी, बदल सकती हूँ क्या, नहीं, लेंस जरूर लगा लूंगी नकली, पर नहीं, मुझे तो ग्रीन चाहिए थी, क्यों नहीं मिली, हाँ, नहीं बदला जा सकता ना, जीन्स नहीं चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, आजकल मेडिकल, अगर हमें एक पेरेंट्स को, किसी कपल को ये पता लग जाए कि भी हमें भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आजकल थैलेसीमिया का बहुत चल रहा है ना, कि भी फादर को भी है, मदर को भी है, अब संभावना है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को कि ये जीन्स आ सकते हैं, 25% हम कहते हैं चांस होते हैं बच्चे के अंदर मेजर होने के। तो हम आज जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू जरूर उस चीज को बदला जा सकता है कि बच्चे के अंदर वो जीन्स ना आए। पर एक बार अगर हम नेचुरली जो आ गए बच्चे के अंदर, सिर्फ एक, सारे जीन्स तो नहीं चेक कर सकते इतने हजारों में, है ना। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का भी उतना ही रोल है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक है, जो जीन्स हमें मिल गए, अब आ गए ना हम इस दुनिया में, अब तो नहीं बदल पाएंगे, पहले बदल लो, एम्ब्रियो की टेस्टिंग होती है जैसे आजकल। पर एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक। एनवायरनमेंट को तो हम फिर भी कुछ हद तक बदल सकते हैं। नहीं पसंद आ रही मेरी क्लास, हटा दो वीडियो साइड से, कनिका मैम बेकार सा पढ़ा रही है, छोड़ो। एनवायरनमेंट को तो बदल सकते हैं ना, नहीं पसंद आ रहा, किसी और से पढ़ लो, मैंने नहीं अच्छा पढ़ाया तो, है ना, किसी और इंस्टीट्यूट चले जाओ। पर एनवायरनमेंट को बदला जा सकता है, आपके हाथ में है फिर भी कुछ हद तक, ठीक है, पर स्टैटिक है, हेरिडिक है, स्टैटिक है, और हमारा डेवलपमेंट इन्हीं का ही रिजल्ट है। बच्चा, आपको क्लासरूम में बच्चे दिखेंगे, अलग अलग हेरिडिटी, अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो उनका डेवलपमेंट तय हो रहा है। अगर हम बात करें मैच्योरेशन की, वो भी तो हाईली रिलेटेड हेरिडिटी से ही है। अगर मैच्योरिटी बच्चे में कहीं लेट आ रही है, कहीं किसी में जल्दी आ रही है, तो वो भी तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट की वजह से ही है ना, ज्यादा हेरिडिटी से रिलेट कर गई पर पर्टिकुलर। ठीक है, तो पूरी लाइफ स्पैन हम ये देख रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ मैच्योरेशन को हम एक माइलस्टोन की तरह बोल रहे हैं डेवलपमेंट एक जर्नी के अंदर।
ठीक है। तो हेरिडिटी मतलब स्टैटिक है और डायनेमिक है हमारा एनवायरनमेंट, पर हम इन्हीं का रिजल्ट है। बड़े अच्छे उसको जीन्स मिल गए बच्चे को, बड़े खूबसूरत बड़े ब्यूटीफुल जीन्स मिले हैं बच्चे को जी। सिंगिंग वाले, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी सिंगर रहे होंगे, कभी दादा दादी भी, और उसको भी मिल गए, ठीक है ना। पर उनका माहौल अच्छा था। अब बच्चे के आने तक क्या हुआ, बच्चे के जीन्स तो बड़े अच्छे मिल गए, बच्चे के पेरेंट्स की हो गई डेथ। पाला नहीं किसी ने, पोला नहीं, पाला नहीं, पोसा नहीं। हाँ, तो हो क्या रहा है अब फिर, क्या करे वो इतने अच्छे जीन्स का, ये बताओ मुझे। बड़े अच्छे जीन्स तो मिल गए, पर ना म्यूजिक कोच मिला, ना उसको म्यूजिक क्लासेस में जाने दिया गया कभी, ना इंडियन आइडल में कहता बच्चा मैंने जाना है। दादी ने पाला उसको, मम्मी पापा की डेथ हो गई, दादी कहती मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, है ना। एनवायरनमेंट ही नहीं मिला आगे, अच्छा क्या करेगा फिर वो जितना नरिश होना चाहिए था उसको, उतना नरिश तो नहीं हो पाएगा जितना नरिश उसको हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर एनवायरनमेंट भी मिल गया होता अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट होता है या नहीं होता। एनवायरनमेंट मिला नहीं, दिक्कत हो गई है नहीं, फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा अब, वो बाथरूम सिंगर है, ज्यादा से ज्यादा शाम में जागरण होता है वहां गा लेता है, क्योंकि बाहर ही नहीं भेज रहे उसको, एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे, अच्छा क्या करे वो बेचारा। तो इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट है दोनों की ही प्रोडक्ट है। हम प्लस नहीं कह सकते, बिल्कुल बराबर बराबर नहीं हम कह सकते, जो हम प्लस वाला साइन लगाए यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिकली है ये। समझ में आ रहे वही, चलो हेरिडिटी नहीं अच्छी मिली कोई बात नहीं, एवरेज मिल गई, पर एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिल गया जी। प्रोडक्ट क्यों है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। हमारी डेवलपमेंट क्या है, हमारी हेरिडिटी क्या हमें नहीं अच्छी मिली, एवरेज मिली, चलो ये भी नहीं कहती मैं गंदी, ये भी नहीं कहती अच्छी, पर एनवायरनमेंट कैसा मिला जी। हेरिडिटी एवरेज मिली, ठीक ठाक सा है वो, पढ़ने में भी इंटेलिजेंस भी उसकी, अगर हेरिडिटी से भी तो आती है ना इंटेलिजेंस हमारी, तो कैसी है, ठीक ठाक है जी, ओके। पर एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिल गया उसको, तो भी नरिश हो जाएगा वो या नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा उसका डेवलपमेंट में। 10 कोचिंग दिला दी उसको, होम ट्यूशन भी है, बाहर भी जा रहा है, माँ प्यो भी सिखा रहे हैं। हाँ, शुरू से माँ प्यो ने ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया, नरिश हो जाएगा ना वो भी। समझ में आ रही है। पर हेरिडिटी बहुत पुअर, बहुत पुअर, बहुत पुअर, मिला ही नहीं कुछ हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया मिल गया, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़िया मिल गया एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो जी, 60 नंबर तक पहुंच गया फिर वो ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया। तो प्रोडक्ट है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ। हमें बच्चे का क्या कराना है जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चा, और ये सारे डेवलपमेंट के जो टाइप्स हैं वो क्या है, ये समझना जरूरी है, बस इंटर रिलेटेड, ठीक है। आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो तो आपका उसके समाज पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, 4 लोग आपको अच्छे नहीं लगेंगे, समझ में आ रही है। कोग्निटिव डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा है, आपकी आपका मेमोरी बड़े अच्छे से काम कर रही है, थिंकिंग, परसेप्शन, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, तो बड़े अच्छे से दिमाग काम कर रहा है, एक नई लैंग्वेज भी फिर आप अच्छे से सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, लैंग्वेज के रूल्स भी दोनों है, लैंग्वेज भी उसको करेगी, उसकी बात करते हैं ये वाली, थिंकिंग भी कर रही है लैंग्वेज को, लैंग्वेज भी थिंकिंग को, पढ़ेंगे कभी प्याजे वे की जब हम करेंगे, ठीक है। अब आपकी थिंकिंग, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, आप सोच रहे हो, विचार तो आ रहे हैं, उसको भाषा का रूप ही ना मिले फिर, समझ में आ रही है, दोनों इंटर रिलेटेड का मतलब वो भी उससे वो भी उससे, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट के सारे टाइप्स हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। मोरल डिसीजन लेने के लिए भी तो कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो डेवलपमेंट के जो ये सारे टाइप्स हैं वो क्या है जी, इंटर रिलेटेड। आज हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को अगर हम एक डिसिप्लिन देखें, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया, किसने बनाया, हाँ, साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने का श्रेय हम देंगे विलियम वुंट को, ठीक है ना, जिन्होंने लैब स्टैब्लिश करी, ठीक है। अगर हम आज साइकोलॉजी की डेफिनेशन बोल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, किसी आत्मा का विज्ञान नहीं कहते हम साइकोलॉजी को, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन एक्सपीरियंस, हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई साइड एक्सपीरियंस, किसी को हैप्पी वाला एक्सपीरियंस हो रहा है, लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रोल है, क्या ये जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे हो रहा है ये एक्सपीरियंस, या बिहेवियर भी उसकी वजह से हो रहा है, कैसे, ये सारी हम इंटरडिसिप्लिनरी हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, अलग अलग डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं हम, एक छोटी बात नहीं है साइकोलॉजी, हम तो एक डेवलपमेंट साइकोलॉजी की छोटी सी बात सीटीपी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अभी हमने बात की थी कितनी सारी ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, अभी भी पनप रही हैं और ब्रांचेज हमारी, ठीक है। तो माइंड और सोल ये तो हमारा एक पेपर वाली डेफिनेशन हो गई, पर वैसे अगर हम समझें, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम कर रही हैं, बिहेवियर भी दो तरीके का, ओवर्ट भी कवर्ड भी, छुपा हुआ व्यवहार भी, अंदरूनी भी बाहरी भी, दोनों व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और बहुत सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी, हम साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस भी कहते हैं, सोशल साइंस भी कहते हैं,
सोशल साइंस कैसे, सोसाइटी, बाहर का कल्चर हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। नेचुरल साइंस क्यों, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के हम फाउंडर कहते हैं ना विलियम वुंड को, वहीं से स्टार्ट हुई ये चीज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का भी यूज हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं साइकोलॉजी में। कोई भी अगर अगर छोटा सा डिप्रेशन का टेस्ट भी अगर बन रहा है, वो भी ऐसे नहीं बना, बहुत पीछे से काम हुआ है उसके ऊपर, समझ रहे हो। ऐसे नहीं डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स चेक करते हैं आपको। एक मिथ बनाते हैं तो बस बातें ही करते हैं जी, तो घर कर लो बातें, सिर्फ बातें करके ऐसे बदनाम ना करो, ठीक है ना। ऐसी सिर्फ बातें नहीं करते वो, ठीक है। तो क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, समझ रहे हो बात। तो ब्रांचेस हमने बहुत सारी पढ़ी। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने क्या करा, डिफरेंस हमने देखा क्या है। ग्रोथ बात करेगा इन शॉर्ट फिजिकल स्ट्रक्चर चेंजेस, ठीक है। फंक्शनल फंक्शनल चेंजेस, डेवलपमेंट फंक्शनल चेंजेस की भी, कि यूज कैसे करें हमारे स्किल्स, हमारी एबिलिटी, क्षमताएं, पूरे लाइफ स्पैन हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है ना, वो बात हमने यहाँ पर करी। मेच्योरिटी जो हमारी लर्निंग को क्या कर रही है, ईजी बनाती है, ठीक है ना। मेच्योर होंगे फिजिकली मेच्योर हो गए, तभी तो आप क्या कर पाओगे, लर्निंग कर पाओगे। मेंटली मेच्योर होगे तो भी आपकी लर्निंग ईजी होगी। डिसीजन आपको लेना है तो भी आपको मेंटली मेच्योर होना पड़ेगा। जिसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आती, उसकी लर्निंग पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो दोनों बातें इंटर रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, लर्निंग भी, मैच्योरेशन भी। ये सब हम आगे और आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।